साल 2016 देश में हुई नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 Media reports in India say at least 47 people, including bank employees, have died. की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। कई कई दिन लाइनों में लगकर लोगों ने अपने नोट बदलवाए। बड़ी परेशानियां उठाकर देश के लिए लोग एक कड़वी दवाई भी पी गए। सारे नोट बदल दिए गए, लेकिन इस फेरबदल में सबकी आंखों के सामने से एक बात निकल गई और किसी को पता भी नहीं लगा। एक ऐसा आंकड़ा जिससे साबित हो जाता है कि बैंक सच्चाई में हवा में ही पैसे बनाते हैं। आंकड़े में ये सामने आया कि आरबीआई ने जो कुल कागज के नोट जारी करे थे वो थे 18 लाख करोड़, लेकिन देश की जनता के बैंकों में जो कुल पैसे जमा थे वो थे 103 लाख करोड़। अब सवाल ये उठता है कि ये 85 लाख करोड़ रुपए आए कहां से? आपने इन फाइनेंस कंपनियों के नाम तो सुने ही होंगे। मुथूट फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल या फिर महिंद्रा फाइनेंस। लोन तो आपको ये फाइनेंस कंपनियां भी देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी बैंकों की तरह ही हवा में पैसे बना रहे हैं? नहीं, एक फाइनेंस कंपनी में और एक बैंक में अंतर होता है। जब एक फाइनेंस कंपनी किसी को लोन देती है तो वो उस कंपनी में जमा किए गए किसी दूसरे के पैसे से ही आपको लोन देती है। मतलब अगर फाइनेंस कंपनी को किसी को 1000 रुपए का लोन देना है तो उसके पास किसी के 1000 रुपए पहले से जमा होने चाहिए, और अगर नहीं हुए तो वो आपको लोन नहीं दे पाएगी। लेकिन बैंक ऐसे काम नहीं करते। वो किसी दूसरे के जमा पैसों से लोन नहीं देते। बैंक के पास अगर किसी के भी पैसे जमा नहीं है तब भी वो किसी को भी करोड़ों रुपए बनाकर लोन दे सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा ना? आ जाएगा। इस एपिसोड के खत्म होते होते पूरा यकीन आ जाएगा। आज के एपिसोड में हम यही समझेंगे कि ये जो रिजर्व बैंक है और हमारी भारत सरकार है, ये दोनों मिलकर हमारे हाथ में आने वाला ये पैसा आखिरकार बना कैसे रहे हैं। आज हमारे देश में जो नोट घूम रहे हैं उन पर लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इस नोट पर ये लाइन पढ़कर आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये तो मेरे हाथ में 500 रुपए हैं ही, तो फिर इस पर ये गवर्नर साइन करके लिख क्यों रहा है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ? मतलब अगर इस नोट पर मुझे वचन दिया जा रहा है तो क्या ये 500 रुपए नहीं है क्या? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि आज की मान्यता के हिसाब से तो ये 500 रुपए ही हैं, लेकिन ना इसलिए क्योंकि असलियत में ये कागज 500 चांदी के सिक्कों की एक रसीद है। वही रसीद जो ये मनी चेंजर्स लोगों को बांटा करते थे। अंश रिजर्व बैंकिंग करके इन्होंने सबके हाथों में वो रसीद थमा दी थी। लोगों का सोना तो इनकी तिजोरियों में बंद था ही, और लोग इनकी रसीदों को ही पैसे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और कहीं ये फेल ना हो जाए उसके लिए इन्होंने केंद्रीय बैंक भी बनवा लिए थे। इन केंद्रीय बैंकों को देश के नोट और सिक्के छापने का अधिकार दिलवा दिया गया, लेकिन खातों में लिखकर पैसे बनाने का अधिकार इन मनी चेंजर्स ने, जिन्होंने अपने अलग अलग बैंक भी बना लिए थे, इनके पास ही था। इतना होने के बाद भी इनकी महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हो रही थी। इन्हें ये लग रहा था कि जिन लोगों का सोना इनके पास है वो कभी अपना सोना इनके पास लेने आए ही ना, और सारा सोना इनका हो जाए। इसके लिए इन्होंने षड्यंत्र करके साल 1930 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करवा दिया। मतलब कि अब से रसीदों के बदले लोगों का सोना चांदी उन्हें वापस नहीं मिलेगा।
ये इतिहास की सबसे बड़ी लूट थी। गोल्ड स्टैंडर्ड के खत्म होने से पहले तो फिर भी जितना सोना था उसके कुछ हिस्सों तक ही ये हवा में पैसे बना सकते थे, लेकिन अब ये अनंत पैसा बना सकते थे। और आज भी ये उसी तरीके से अनंत पैसा बनाकर स्टॉक मार्केट से लेकर बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों तक को चलाते हैं। आज फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की इस प्रक्रिया की ही बदौलत हमारे देश भारत का 90 से 95% पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या हमारी भारत सरकार नहीं, बल्कि आपके शहर, गांवों के चौराहों या फिर गलियों में जो बैंक हैं ये बनाते हैं। अब समझ आया कि वो जो नोटबंदी के टाइम पर 85 लाख करोड़ रुपए आए थे वो किसने बनाए थे? इन्हीं बैंकों ने बनाए थे। आपके द्वारा चुनी गई सरकार इस देश के पैसे नहीं बनाती, बल्कि ये बैंक जिन्हें सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है, ये आपके और हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य को तय करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे देश का 90 से 95% पैसा ये गली मोहल्ले वाले बैंक ही बना रहे हैं, तो रिजर्व बैंक क्या कर रहा है फिर? रिजर्व बैंक वही काम कर रहा है जिस काम के लिए उसे मनी चेंजर्स या बैंकर्स ने बनवाया था। इन चौराहों पर मौजूद कमर्शियल बैंक्स को CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो वाला पैसा मुहैया कराना। ये कैश रिजर्व रेशियो और कुछ नहीं है, वही है जो वो मनी चेंजर अपने पास 10 तोला सोना रिजर्व में रखते थे ताकि कोई सोना लेने आए तो उसे दे सके। ये कमर्शियल बैंक हवा में जितना भी पैसा बनाकर कर्ज पर देते हैं, इनको बस उसका कुछ प्रतिशत RBI के पास रिजर्व में रखवाना होता है। यही रिजर्व CRR होता है। जैसे आज हमारे देश में CRR है 4.5%, जिसका मतलब है कि हर 100 रुपए के दिए हुए कर्जे पर बैंक को सिर्फ 4.5 रुपए RBI के पास रखवाने हैं। और ये जो 4.5 रुपए हैं, ये पैसा भी कमर्शियल बैंक अपने पास से RBI को नहीं देते, बल्कि RBI से कर्ज पर लेकर RBI के पास रखवा देते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ये जो 4.5 रुपए है, ये भी असली पैसा नहीं है। RBI भी ये पैसा बस ऐसे ही हवा में बनाकर खातों में लिख देता है बस। यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पर? मैं जानता हूँ आपकी ही तरह एक अमेरिका के राजनेता थे राइट पैटमैन, उनको भी यकीन नहीं आ रहा था। जब उन्होंने पहली बार ये बात सुनी, उन्हें लगा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो सुन रखा था कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसके पास तो नगद कैश पड़ा रहता है ऐसी। लेकिन उन्होंने अपनी शंका मिटाने के लिए फेडरल रिजर्व के अंदर जाकर उसकी तिजोरियों को देखने की तैयारी कर ली। वो फेडरल रिजर्व गए, लेकिन उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तिजोरियां खाली थी, कोई नगद पैसा नहीं था, बल्कि कैश की जगह बस सरकारी बॉन्ड पड़े हुए थे। बैटमैन को यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा पैसा तो कहीं और पड़ा होगा, तो उन्होंने शाखा के अधिकारियों से नगद पैसा दिखाने को बोला। अधिकारी उन्हें कुछ चेक्स और बैंक के बही खाते के अलावा कुछ नहीं दिखा पाए। बैटमैन के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनका सारा भ्रम टूट गया और फिर उन्होंने लिखा कि असलियत में केंद्रीय बैंक के पास कोई नगद पैसा नहीं होता है और न पहले भी कभी होता था। जिसे हम बैंक का कैश रिजर्व कहते हैं, वो तो बस फेडरल रिजर्व बैंक के बही खातों में लिखा रहता है। फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा ये पैसा ऐसे ही खातों में लिखकर बना दिया जाता है और आगे पूरी बैंकिंग व्यवस्था में भेज दिया जाता है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि देश का आम नागरिक तो यही सोचता है ना कि हमारे देश का RBI हमारी देश की सरकार के लिए तो पैसे बनाएगा, और किसके लिए बनाएगा। लेकिन माफ करिए, ऐसा सिर्फ दिखता है, होता नहीं है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि होता क्या है फिर, देश में पैसा बनता कैसे है। आइए समझते हैं। हर साल देश में बजट बनता है। बजट का पैसा सरकार को इकट्ठा करना होता है। सबसे पहले सरकार ये देखती है कि इस साल उसके पास टैक्स से कितना पैसा इकट्ठा हुआ है। मान लीजिए बजट बनाया गया है 2000 करोड़ का और टैक्स से इकट्ठा हुआ है सिर्फ 1000 करोड़, तो बचे हुए 1000 करोड़ के लिए अब सरकार रिजर्व बैंक की तरफ देखती है। लेकिन रिजर्व बैंक सरकार को ऐसे ही पैसे नहीं दे देता, वो सरकार को कर्ज पर पैसे देता है और उसका ब्याज भी वसूलता है। हमारे देश की सरकार हमारे ही देश के केंद्रीय बैंक से कर्ज पर पैसे लेती है। ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है, असल प्रक्रिया में इससे भी ज्यादा अजीब है।
सरकार को जो 1000 करोड़ रिजर्व बैंक से चाहिए, उसके लिए सरकार एक कागज पर लिखकर रिजर्व बैंक को एक वचन देती है कि वो ये 1000 करोड़ ब्याज समेत निश्चित समय में बैंक को लौटा देगी। इस कागज को ही सरकारी बॉन्ड कहा जाता है, जिसे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक के पास लेकर जाता है। अब जैसे ही रिजर्व बैंक को ये बॉन्ड मिलता है, वो सरकार के खाते में 1000 करोड़ डाल देता है। अब मान लेते हैं कि देश की सरकार एकदम ईमानदार है और उसने पूरे 1000 करोड़ देश की जनता में खर्च दिए। ये पैसा जैसे ही जनता के पास पहुंचता है, लोग इस पैसे का क्या करते हैं? वो भी इसे अपने कमर्शियल बैंकों में, जैसे सिटी बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें जमा कर देते हैं। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। कमर्शियल बैंकों के पास जैसे ही ये 1000 करोड़ आता है, वो इसे अपना कैश रिजर्व बना देते हैं, जो कि भारत में है लगभग 4.5%। इस हिसाब से बैंक अब 1000 करोड़ को रखकर 21,000 करोड़ हवा में बनाकर लोन में बांट सकते हैं। एक देश को अच्छे से चलाने के लिए वैसे तो पैसा डिमांड और सप्लाई को समझते हुए बनाया जाना चाहिए, लेकिन बैंक वाले ये 21,000 करोड़ रुपए बिना डिमांड सप्लाई की जरूरत को समझते हुए बना देते हैं। इसीलिए जैसे ही ये पैसा देश में आता है, ये एकदम से बढ़ा देता है महंगाई। अब जैसे ही महंगाई बढ़ती है, रिजर्व बैंक को जिम्मेदारी महसूस होती है कि उसे तो कुछ करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक क्या करता है? रिजर्व बैंक उस बॉन्ड को जो उसे शुरुआत में सरकार से मिला था, उसे इन कमर्शियल बैंकों को बेच देता है। आरबीआई का ये कदम उठाने के पीछे ये गणित होता है कि जैसे ही ये बैंक बॉन्ड खरीदेंगे, तो पैसा देश में से निकलकर आरबीआई के पास आ जाएगा और पैसा कम होते ही महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इस ऑपरेशन को एक तरफ रखकर अगर आप इस तरफ ध्यान दें कि ये जो सरकारी बॉन्ड था, ये अब किसके पास है, तो आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। सरकार ने जो सरकारी बॉन्ड रिजर्व बैंक को पैसा देने के लिए दिया था, वो अब इन कमर्शियल बैंकों के पास है। और इन बैंकों ने जो हवा में पैसा छापकर ये बॉन्ड के पैसे चुकाए, वो पैसा आरबीआई के पास है। मतलब एक तरह से आप समझिए कि हमारे देश की सरकार ने आरबीआई से नहीं, बल्कि इन कमर्शियल बैंकों से कर्ज पर पैसे लिए, और जिस पैसे का ब्याज भी सरकार को चुकाना है। और इस पूरी प्रक्रिया में आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने बस एक बिचौलिए का काम किया। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बोर्ड के अध्यक्ष मैरिनर एक्लिस ने साल 1935 में इस प्रक्रिया के बारे में लिखा था। सरकारी बॉन्ड की खरीद में बैंकिंग प्रणाली बिल्कुल नया पैसा बनाती है। जब बैंक सरकार द्वारा जारी किए गए $1 अरब के बॉन्ड खरीदता है, तो बैंक सरकारी खाते में $1 अरब लिख देता है। इस तरह से वे सिर्फ खाते में लिखकर $1 अरब पैदा कर देते हैं। इन कमर्शियल बैंकों के हवा में बने हुए पैसों का ब्याज चुकाने के लिए सरकार हम सब पर टैक्स लगाती है, और देश की जनता रात दिन एक करके अपना सुख, चैन, परिवार, समाज सब छोड़कर इस पैसे को चुकाती है। और जिस महंगाई को आप समझते हैं कि इसे तो सरकार कम कर देगी, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की, महंगाई कम करना सरकार के हाथ में ही नहीं है। और सिर्फ महंगाई की बात ही नहीं है, मंदी भी। अगले एपिसोड में मैं आपको यही सब बताऊंगा कि ये महंगाई, मंदी और बेरोजगारी भी, ये सब सरकार की पहुंच से बाहर की चीजें हैं।